दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रपति दुखी और निराश है, प्रधानमंत्री भी दुखी और निराश है। मुख्यमंत्री के दुख और निराशा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वे तो इतनी दुखी है कि उन्होंने बंगाल की आग असम, बिहार, झारखंड और दिल्ली तक पहुंचा देने का संकल्प जाहिर किया है। सब इस बात से दुखी है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही। महिलाएं हिंसा का शिकार हो रही है। जिन तमाम लोगों को महिलाओं की और व्यापक रूप से समूचे समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, वे सारे लोग महिलाओं पर अत्याचार से दुखी और निराश है और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर भी महिलाओं पर अत्याचार रुकने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सवाल ये भी है कि जब कोलकाता के बलात्कार और जघन्य हत्या की घटना पर तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस लेफ्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब समान रूप से दुखी है, निराश है और गुस्से से भरे हुए हैं और इस बात पर सहमत है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने का ठोस उपाय देना चाहिए। फिर सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सच्चाई ये है कि असल में कोई पार्टी या नेता दुखी नहीं है। दोषी को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रही तृणमूल कांग्रेस का दुख यही है कि इस घटना की वजह से उसकी सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उसका राजनीतिक नुकसान हो रहा है। वहीं महिला सुरक्षा व सम्मान के नाम पर सड़क पर संग्राम कर रही भारतीय जनता पार्टी का दुख मगरमच्छ के आंसू जैसा है। उसको लग रहा है कि यह अवसर है जिसका लाभ उठाकर वह किया जा सकता है जो 2021 में नहीं किया जा सका। अगर सच में दुख वास्तविक होता तो दुख और गुस्से का जैसा प्रकटीकरण कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है, वैसा ही पटना और लखनऊ की सड़कों पर हो रहा होता। आखिर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एक नाबालिग युवती को गुंडे उसके परिवार के सामने से उठाकर ले जाते हैं और बलात्कार करके बर्बर तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस से लेकर उन्नाव तक की अनगिनत घटनाएं हैं और अभी 2 युवतियों के शव पेड़ से लटके मिले हैं, जिसे परिजन हत्या बता रहे हैं और पुलिस आत्महत्या साबित करने में जुटी हुई है। राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक हितों के अनुरूप ही महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे उठाते हैं। महिलाओं के साथ केवल बलात्कार के मामले ही नहीं, बल्कि देश भर में महिलाओं और लड़कियों के गायब होने तथा उनके अपहरण के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 2019 से 2021 के बीच लापता हुई लड़कियों और महिलाओं में सबसे अधिक लगभग 2 लाख लड़कियां मध्य प्रदेश से है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम आयु की 2,51,430 लड़कियां लापता हुई। देश में लापता महिलाओं और लड़कियों की व्यापक वास्तविकता बेहद चिंताजनक है। हाल ही में विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बाला बच्चन द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद आधिकारिक आंकड़ों में पता चला कि पिछले 3 सालों में मध्य प्रदेश में 31,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुई है। कुल लापता लोगों में से 28,857 महिलाएं और 2,944 लड़कियां साल 2021 से 2024 के बीच लापता हुई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चे लापता होते हैं। इसके बावजूद आधिकारिक तौर पर सिर्फ 724 मामले ही दर्ज किए गए। पिछले 34 महीनों में उज्जैन में कुल 676 महिलाएं लापता हुई, लेकिन एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। रिपोर्ट बताती है कि राज्य के सागर जिले में सबसे ज्यादा 245 लड़कियां लापता हुई। वहीं इंदौर में 384 मामले दर्ज किए, जो किसी भी जिले में सबसे ज्यादा है। लेकिन इंदौर में केवल 15 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसमें इस क्षेत्र में एक महीने में लापता मामलों की संख्या 479 है। साल 2023 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच लापता लड़कियों और महिलाओं की संख्या 1.31 मिलियन से भी ज्यादा थी। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का लापता होना देश में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसी समय अवधि के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु की 10 लाख से अधिक महिलाएं और 18 वर्ष से कम आयु की 25 लाख लड़कियां लापता हुई। मध्य प्रदेश में साल 2019 से 21 के बीच 1,60,180 महिलाएं
और 38,234 लड़कियां लापता हुई। इसी समय अवधि में पश्चिम बंगाल से कुल 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुई। महाराष्ट्र में भी इस समय में 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हुई। इसी तरह ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुई, जबकि छत्तीसगढ़ से 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हुई। वहीं दिल्ली में इस समय सीमा के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुई, जबकि जम्मू कश्मीर से 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा जारी 2020 की वैश्विक आबादी की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में लापता हुई महिलाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। यह संख्या साल 1970 में 6.10 करोड़ थी, जो 2020 में बढ़कर 14.26 करोड़ हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में साल 2020 तक 4.58 करोड़ और चीन में 7.23 करोड़ और 23 लाख महिलाएं लापता हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2016, 17 और 18 की अवधि में किए गए भारत में लापता महिलाएं और बच्चे अध्ययन में पाया कि देश में 5,46,024 महिलाएं लापता है। इसका मतलब है कि भारत में हर दिन 550 से ज्यादा महिलाएं लापता हो रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार श्रम और यौन तस्करी के लिए भारत एक स्रोत, गंतव्य और ट्रांजिट देश है। भारत में 90% तस्करी देश के भीतर होती है, जबकि 10% राष्ट्रीय सीमाओं के पार होती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में मानव तस्करी किए गए 95% लोगों को जबरन सेक्स ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है। 2011 में मानव तस्करी के खतरे के संदर्भ में तस्करी सूचकांक में 196 देशों में से इसे 7वें स्थान पर रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे संगठनों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए मजबूत, विश्वसनीय और अलग अलग डेटा प्रणालियों को संभावित तरीकों के रूप में माना। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में पूरे देश में कुल 2,250 मानव तस्करी के मामले दर्ज हुए। इन मामलों में पीड़िता की संख्या 6,036 थी। इनमें लड़कियों की संख्या 1,059 थी। मई 2022 में ही 62,099 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज किए गए। वहीं इसी साल 62,946 लड़कियों के लापता होने के भी मामले दर्ज किए गए। इन लड़कियों में से कई को बचा लिया गया। हालांकि बड़ी संख्या ऐसी लड़कियों की है जिनके बारे में आज तक पता नहीं चला। ये भी सच है कि ये सिर्फ दर्ज हुए केस है, क्योंकि बहुत से लोग लापता के मामले की रिपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, सरकार महिला और लड़कियों की सुरक्षा की बात करती आ रही है, लेकिन लापता होती महिलाओं और लड़कियों की संख्या में कमी नहीं आ रही। यह सिलेक्टिव रवैया ही समस्या की जड़ है। एक पार्टी के शासन वाले राज्य में किसी स्त्री के ऊपर होने वाला अत्याचार दूसरी पार्टी के लिए अवसर बन जाता है। अगर यह वास्तव में किसी के लिए दुख और गुस्से का कारण होता तो अब तक इसे रोकने के ठोस प्रयास हुए होते। पूरी तरह तो नहीं, कुछ हद तक ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई होती, या कम से कम चुनिंदा तरीके से दुख का प्रकटीकरण नहीं होता। इस सेलेक्टिव रवैये के कारण ही कहीं जाति या धर्म के आधार पर आरोपियों के नाम खूब उछाले जाते हैं, तो कहीं जाति या धर्म के आधार पर उनके नाम दबा दिए जाते हैं। किसी एक राज्य की घटना को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है, तो किसी दूसरे राज्य की बिल्कुल वैसी ही घटना को मीडिया से गायब कर दिया जाता है। अन्यथा ऐसा होने का कोई कारण नहीं था कि सब दुखी होते, सब निराश होते, सब भयभीत होते, सब महिलाओं की सुरक्षा चाह रहे होते और फांसी देने के पक्ष में होते। फिर भी फांसी तो दूर, दोषियों को सजा भी नहीं हो पाती। भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। इसका एक बड़ा कारण समाज और सिस्टम का सड़ा हुआ होना है। सत्ता के लिए हर विभत्स घटना को अवसर बनाने के राजनीतिक दलों का रवैया कभी भी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होने देगा। तो सबसे पहले सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को संवेदनशील होना होगा। महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर राजनीति करने का रवैया छोड़ना होगा। ऐसी जघन्य घटनाओं में अपना हित साधने की घटिया राजनीति बंद करनी होगी।
अगर नेता सिलेक्टिव रवैया छोड़ दे या राजनीतिक हितों को किनारे रख दे तो आधी समस्या सुलझ जाएगी। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।